इस लेक्चर में हम सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे और इसके साथ ही दोलक का विस्थापन, वेग, आवर्तकाल, उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि परवलयिक विभव कूप में गति करने वाले कण की गति सरल आवर्त गति होती है। कण पर लगने वाले बल को हम F - k से देते हैं, जहाँ k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम बल नियतांक कहते हैं। तो इस समीकरण में जो ऋण चिन्ह है वो ये बताता है कि जब भी कण संतुलन बिंदु से दूर जाता है तो उस पर लगने वाला बल उसको वापस संतुलन बिंदु की ओर लाने की कोशिश करता है, और इस बल को, जो कि हमेशा कण को संतुलन बिंदु की ओर लाने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो सरलावर्त गति में कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन के समानुपाती होता है और विस्थापन की दिशा के विपरीत लगता है। प्रत्यानयन बल का उपयोग करके हम सरलावर्त गति का समीकरण निकाल सकते हैं। माना m द्रव्यमान का एक कण संतुलन बिंदु के इधर उधर दोलन करता है, तो किसी समय t पर उसका विस्थापन माना x है, तो उस समय उसका त्वरण d2x/dt2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कण पर लगने वाला बल द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है, तो हम उसको स्लाइड में लिखे अनुसार लिख सकते हैं। और यही बल प्रत्यानयन बल है, जिसको हम F -kx से दे रहे हैं सरल आवर्त गति के लिए। तो m d2x/d2 dt2 और -kx को हम बराबर कर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ गणितीय स्टेप्स के बाद में हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, d2x/dt2 प्लस k/m इंटू एक्स इक्वल टू 0, जहाँ k/m को हम ω02 लिखते हैं। तो यह समीकरण सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण कहलाता है। सरल आवर्त गति की समीकरण की सहायता से हम सरल आवर्त गति करते हुए दोलक का वेग ज्ञात कर सकते हैं। सरल आवर्त गति के समीकरण को जैसा स्लाइड में दिखाया गया है, हम dx/dt से गुणा करते हैं और थोड़ा मैथमेटिकल स्टेप का उपयोग करके हम इक्वेशन v dv इक्वल टू -ω02x dx तक पहुंचते हैं। अब इस समीकरण का अगर हम अवकलन करें दोनों तरफ, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो हमें इक्वेशन मिलती है v²/2 इक्वल टू -ω02x²/2 प्लस c, जहाँ c समाकलन का नियतांक है। तो इस समाकलन के नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए हम x का मान लो आयाम के बराबर लें, और अगर कहें कि a आयाम है तो x = a पर या आयाम की स्थिति पर वेग 0 हो जाता है दोलक का। तो इसको अगर इस समीकरण में रखें तो c का मान हमें प्राप्त हो जाता है ω02² उसका उपयोग करके हम वेग का मान स्लाइड में दिखाए अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। दोलक के वेग का उपयोग करके हम दोलक का किसी समय t पर विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोलक के वेग की समीकरण का उपयोग किया हमने यहाँ, और उसको थोड़ा दूसरे तरह से लिखकर उसका इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ हमने। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x = a sin ω02 प्लस फाई, जहाँ फाई समाकलन का नियतांक कहते हैं। और जब इस इक्वेशन की हम बात करते हैं तो ω0t प्लस फाई समय t पर दोलन करते हुए कण की कला कहलाती है, जहाँ फाई प्रारंभिक कला है। किसी समय t पर दोलक के विस्थापन का उपयोग करके हम दोलक का आवर्तकाल भी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि सरल आवर्त गति में कण अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो अगर किसी समय पर विस्थापन का मान x है तो कुछ समय बाद वापस हमें वही विस्थापन का मान प्राप्त होगा। यदि हम साइन फलन के
पर विचार करें तो हम देखते हैं कि साइन फलन अपने आप को 2 पाई एंगल के बाद में रिपीट करता है, माने वही मान हमको बार बार प्राप्त होता है। तो अगर हम x इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0 2 प्लस 5 जो विस्थापन का समीकरण है, उसमें अगर हम 2 पाई जोड़ दें, ओमेगा 0 t प्लस 2 पाई कर दें, तो साइन ओमेगा 0 t प्लस 2 पाई प्लस 5 का वही मान होगा जो साइन ओमेगा 0 t प्लस 5 का होगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई के बाद में साइन अपने आप को रिपीट करता है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम x इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0 t डैश प्लस 5 लिख सकते हैं, जहाँ t डैश t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 के बराबर है। अतः समय t और नए समय t डैश दोनों पर विस्थापन का एक ही मान है। क्योंकि समय t डैश पर भी दोलक का विस्थापन पुनः x आ रहा है, जो कि समय t पर भी था। इसका अर्थ है कि गति की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यह जो समय अंतराल है t डैश माइनस टी, उसको हम आवर्तकाल कह सकते हैं। आवर्तकाल वह समय होता है जिसमें कण एक दोलन पूरा करता है। तो आवर्तकाल को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, टी कैपिटल T इक्वल टू टी डैश माइनस टी डैश का मान रखें तो t बराबर हमारे पास आता है 2 पाई बाई ओमेगा 0। और जैसा हमने पहले देखा था, ओमेगा 0 हम अंडर रूट के बाई एम लिखा था हमने सरल आवर्त गति के समीकरण में, तो उसका मान रखें तो सरल आवर्त गति के लिए आवर्तकाल का मान t बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, जहाँ m कण का द्रव्यमान है और k बल नियतांक है। जैसा कि हमें पता है कि दोलन करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किस तरह से बदलती हैं। तो साम्यावस्था में दोलक की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, और जैसे जैसे एक तरफ या दूसरी तरफ जाता है उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो दोलक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम ये कहें कि दोलक को उसकी माध्य स्थिति से x दूरी तक अगर मैं खिसकाता हूँ तो मुझे प्रत्यानयन बल के विरुद्ध विस्थापित करना पड़ेगा, और विस्थापित करने में मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यह कार्य दोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें इकट्ठा हो गया। ये कहें कि दोलक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। यदि दोलक को हम dx दूरी तक विस्थापित करते हैं तो बल F द्वारा किया गया कार्य अगर dw हो तो उसको हम F dx लिख सकते हैं, यदि बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो। अगर कुल विस्थापन x कर रहे हैं तो बल द्वारा किया गया कुल कार्य हम इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, w बराबर 0 to x माइनस एफ डी एक्स। यहाँ ऋण चिन्ह बता रहा है कि जो बल है वो विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा है, और यह कार्य कण की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, u माइनस u0। यहाँ u0 साम्यावस्था पर स्थितिज ऊर्जा है, और इसको अगर शून्य माने हम तो u0 को 0 ले सकते हैं, तो कण की स्थितिज ऊर्जा u का मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और यहाँ जो दोलक पर कार्यरत बल है वो माइनस के x के बराबर है, उसका मान रख दें तो स्थितिज ऊर्जा का मान हमारे पास में हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाता है। x हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका मान रखें, ओमेगा 0 स्क्वायर के बाई एम के बराबर होता है, उससे k का मान रखें, तो हमारे पास में सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए किसी समय t पर स्थितिज ऊर्जा का मान हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 2 प्लस 5 आता है। स्थितिज ऊर्जा के मान में कला के साथ में, या ये कहें कि समय के साथ में अगर परिवर्तन की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा की इस समीकरण में अगर हम ओमेगा 0 t प्लस 5 बराबर 0 पाई इस तरह से रखें तो साइन 0 साइन पाई इसका मान 0 होता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का मान भी 0 होगा। तो यह न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का मान है, माने दोलन गति सरल आवर्ती दोलन गति करते हुए कण की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा 0 हो सकती है। और अगर ओमेगा 0 t प्लस 5 का मान पाई बाई 2 या इस तरह से आगे लें हम, तो स्थितिज ऊर्जा का मान आता है हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि अधिकतम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समय के सापेक्ष एक दोलन में दोलक की स्थितिज ऊर्जा 0 से लेके हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर के बीच में
परिवर्तित होती है। माने दोलन करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा लगातार परिवर्तित हो रही है, तो हम उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान किसी एक विशेष समय पर ही ज्ञात कर सकते हैं। पर अगर हम कहें कि माध्य स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो हम दोलन करते हुए कण के लिए एक आवर्तकाल में उसकी माध्य स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई वो निकाल सकते हैं। तो माध्य स्थितिज ऊर्जा हम इस तरह से निकाल सकते हैं 1/t 0 to t u dt, माने स्थितिज ऊर्जा के जितने भी मान हैं एक आवर्तकाल में उन सबको जोड़ दें, और क्योंकि यह निरंतर कंटिन्यूस चेंज है स्थितिज ऊर्जा में, तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं सब मानों को जोड़ने के लिए और t से भाग लगा दें। तो यह हमें एक आवर्तकाल में, एक दोलन काल में स्थितिज ऊर्जा का माध्य मान देता है। यहाँ पर u का मान हम रख दें और इसको इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास में माध्य स्थितिज ऊर्जा एक दोलन काल में, एक आवर्तकाल में माध्य स्थितिज ऊर्जा का मान 1/4 m ओमेगा 0² a² आता है। जिस प्रकार स्थितिज ऊर्जा का मान हमने निकाला, उसी तरह से दोलक की गतिज ऊर्जा भी निकाली जा सकती है। गतिज ऊर्जा का मान 12 mv² लें और v का मान सरलावर्त गति करते हुए कण के लिए हमने पहले कैलकुलेट किया है, उसका मान अगर रख दें तो हमारे पास में गतिज ऊर्जा का मान 12 m ओमेगा 0² a² cos² ओमेगा 02 + phi आता है। इसमें भी हम अलग अलग समय पर कण की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अलग अलग समय या अलग अलग कला पर ओमेगा 0t + phi के अलग अलग मान रखें, अगर 0 पाई इस तरह से रखें तो गतिज ऊर्जा का मान 12 m ओमेगा 0² a² आता है, जो कि अधिकतम है। और अगर π/2 3π/2 इस तरह से रखें तो गतिज ऊर्जा का मान 0 आता है, जो कि मिनिमम है। तो यहाँ पर भी जिस तरह स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है, उसी तरह से एक दोलन काल में, एक दोलन के समय में गतिज ऊर्जा का मान 12 m ओमेगा 0 से 12 m ओमेगा 0² a² के बीच में परिवर्तित होता है। और जैसा स्थितिज ऊर्जा में हमने किया था, उसी तरह से अगर एक दोलन काल के लिए या एक आवर्तकाल के लिए माध्य गतिज ऊर्जा निकालें, तो जिस तरह से वहाँ किया था माध्य गतिज ऊर्जा में निकाल सकते हैं, और इसका मान 1/4 m ओमेगा 0² a² आता है। अभी हमने किसी समय t पर, किसी क्षण t पर दोलक की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान निकाला है। अगर दोलक की, और हम ये जानते हैं कि यह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा समय के साथ में लगातार बदलती रहती है, अलग अलग समय पर दोनों का मान अलग अलग हो सकता है। तो अगर दोलक की कुल ऊर्जा निकालें हम, तो दोनों को जोड़ दें, तो इससे हमें जो कुल ऊर्जा का मान प्राप्त होता है वो 12 m ओमेगा 0² a² प्राप्त होता है। तो अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यह समीकरण समय पर निर्भर नहीं करती है, माने सरलावर्ती दोलक की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, समय के सापेक्ष नियत रहती है। हालांकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, पर कुल हमेशा समय के सापेक्ष नियत रहती है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सरलावर्त गति में यांत्रिक ऊर्जा, सरलावर्त गति में या सरलावर्ती दोलित्र यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। ये कहें कि सरलावर्ती गति में ऊर्जा संरक्षित रहती है।